आने के बाद इसका नेट छोड़ता है एक बार। हो गया। चल रहा है वीडियो। अब देखिए ऑनलाइन वाले लोग, वीडियो चल रहा है। अभी तो लिखा रहा नहीं है, चल रहा है। हो गया। अरे पंकज कुमार, आपको जीवन में कभी चलेगा? कभी नहीं चलेगा। हो गया, देखिए चल रहा है ना वीडियो। चलिए, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ही लिए होंगे, और इसके अलावा आप कोई भी एक बुक अपना उठा लीजिएगा, बनाइएगा। उसके अलावा संस्थान का भी प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ दिए हुए हैं, संस्थान के ऑफिस में उपलब्ध है। आप लेकर के जो है उसको याद कीजिए। ठीक है, आप लेकर के उसको याद कीजिए। हर चीज के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। क्वेश्चन आंसर आप लोग स्वयं से कीजिए। ठीक है, फिलहाल तक तो हम यही कहेंगे, बाद में देखा जाएगा। अगर वैसी जरूरत होगी तो फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर को भी, लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप स्वयं से कीजिए। थोड़ा सा आप भी जिम्मेदारी उठाइए। अब हर चीज हम पे छोड़ दीजिएगा तो फिर ये सही तो नहीं, हमको तो सही नहीं लगता है, समझ गए। तो क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग अपना देख लीजिएगा। संस्थान का ऑब्जेक्टिव है प्राचीन भारतीय इतिहास का, आंसर के साथ दिए हुए हैं, उसको लेकर के याद कीजिए। ठीक है, क्लियर है सब चीज? चलिए, तो आज से जो है ऑनलाइन वाले कैसे लेगा ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है संस्थान के एप्लीकेशन के पीडीएफ सेक्शन में डलवा देंगे। आपके बैच के पीडीएफ सेक्शन में जो है हम डलवा देंगे। आप अपना डाउनलोड करके किसी भी फोटोकॉपी के दुकानदार को उसके मोबाइल नंबर पर जो है यानी भेज करके जो है आप अपना निकलवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब जो है हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर है, यानी अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर शब्द का प्रयोग यहां पर अगला चैप्टर शब्द के संदर्भ में कर रहे हैं। हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वह है, आपको हड़प्पा सभ्यता खत्म किए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद जो है, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद जो है जो दूसरी सभ्यता का उदय हुआ है, वह दूसरी सभ्यता जो है आपको वैदिक सभ्यता है। तो हम लोग आज से वैदिक सभ्यता चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वैदिक सभ्यता चैप्टर को पढ़ेंगे। और आप कोई भी चैप्टर जब खत्म करते हैं ना, तो खत्म करने के बाद जो है आप एक पेज छोड़ दीजिए या 2 पेज छोड़ दीजिए। एक पेज खड़ा खड़ी छोड़ के बढ़िए। कहिए क्यों? अगर मान लिया जाए कल के डेट में जाकर आप कोई किताब पढ़िएगा, वहां पर कोई आपको नया फैक्ट मिला उस चैप्टर का, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम नहीं बताए होंगे, नहीं लिखाए होंगे, फिर यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य स्टेट पीसीएस का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन यूट्यूब पे प्रत्येक शनिवार को रात में 9 बजे लेकर के आते हैं। वहां पर आपको क्लास करना है, वहां पर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को भी जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसलिए जो है हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक जो है आपको पेज छोड़ना है। ठीक है, तो अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता, हेडिंग मार लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि जो आपको ये है जो पिछले चैप्टर में जो हम आपको पढ़ाए हुए हैं उसके रिवीजन को लेकर के हम आपके बीच क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो पिछले क्लास का ही ये है। तो आप लोग जो है हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, क्वेश्चन पर करके जो है आंसर आप लोग स्वयं बोलते जाइएगा, समझ गए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य में चांदी की उपलब्धता? राजस्थान ना, राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत तराजू का पल्ला, बाट,
मोहनजोदड़ो। हाथी, हाथी पैमाना, हाथी दांत। लोथल, कहां से? लोथल, लोथल से। मांडी, उत्तर। मांडा, जम्मू। मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं और मिठास के लिए मलुहा शब्द। मेसो, आग में पकी हुई। तेरा, बिरसब आकृति। मोहन जोदड़ो। अलंकृत हाथी, मन के बनाने के कारखाने, कहां से? चनहुद्रो। चलिए, वैदिक सभ्यता। वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आप लेक्चर सुनिएगा फिर लिखा देंगे। अभी पूरा कंसंट्रेशन जो है लेक्चर पे आपका होना चाहिए। इधर उधर कॉपी उपी, दायां बायां, नाक मुंह जो नोच रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं चौहरमल की तरह, नहीं करना है वो सब काम। लेक्चर सुनिए ध्यान से, आदमी की तरह, एक अच्छे छात्र की तरह। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद हड़प्पा सभ्यता के स्थान पर जिस सभ्यता का उदय हुआ है, उस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता कहते हैं। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है, उस कालखंड को लेकर भी विद्वानों के बीच विवाद है। लेकिन फिर भी विद्वान एक मत से वैदिक सभ्यता का सामान्य कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को बताते हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो सामान्य कालखंड है वह है आपको 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व यह वैदिक सभ्यता का कालखंड है। और जो वैदिक सभ्यता है, इसे हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसे हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को जो दो भागों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं, उसमें एक आपको ऋग्वेदिक काल होता है, और दूसरा आपको उत्तर वैदिक काल होता है। दूसरा आपको उत्तर वैदिक काल होता है। दूसरा आपको उत्तर वैदिक काल होता है। ऋग्वेदिक काल का जो सामान्य अवधि है वह है आपको 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वह है आपको 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व। और जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल को हम लोग ऋग्वेदिक काल ही नहीं बल्कि ऋग्वेदिक काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। जो ऋग्वेदिक काल है इसे हम लोग पूर्व वैदिक काल, इसे हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और यह जो सभ्यता है यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के विषय में जो जानकारी है, वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी जो है वह हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। वैदिक सभ्यता के विषय में
अगर हम जानकारी की बात करें तो वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी जो है हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है वेद आता है, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आता है, आरण्यक के बाद उपनिषद आता है, आरण्यक के बाद उपनिषद आता है। ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो ये सभी आते हैं, इसी से हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और जो मूल ग्रंथ है वह वेद है। वेद को ही भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना हुई है। जैसे फिजिक्स में, आपके बैच में फिजिक्स चल रहा है, 5 से 7 में साइंस के अंतर्गत फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में सर आपको यूनिट डायमेंशन पढ़ाए होंगे, और जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक क्या को होता? 7 गुण होता है। उससे अन्य मात्रक क्रिएट किए जाते हैं, हां या ना? उसी प्रकार से जो आपको वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो मूल धर्म ग्रंथ है वह वेद है। वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई, और जो ऋग्वेद की रचना है, ऋग्वेद की रचना इस कालखंड के दौरान 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के कालखंड के दौरान, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के कालखंड के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना हुई है, और इस कालखंड के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई है, और इस कालखंड के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। इसलिए इस कालखंड को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। इसलिए इस कालखंड को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। और ध्यान रहे, वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको ऋग्वेद ही है, वह आपको ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद के अलावा जो आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी साहित्यों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में जब इन सभी साहित्यों की रचना हुई है, यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, तो उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी ये तमाम प्रकार के ग्रंथ हमें देते हैं, यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी देता है। अब वैदिक सभ्यता को तो हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, 2 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इतना बात तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद आपको, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है, अगर आपको हड़प्पा सभ्यता याद आ रहा हो तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से, पुरातात्विक स्रोत से होती है। पुरातात्विक साक्ष्य से, पुरातात्विक स्रोत से होती है। पुरातात्विक साक्ष्य हमें यह बताता है कि हड़प्पा काल में 4 प्रजाति के मानव रहते थे, और हड़प्पा काल में जो 4 प्रजाति के मानव रहते थे उसमें आपको भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, इसमें सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय रहता था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। उसी प्रकार से जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य प्रजाति,
या आर्य जाति। वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है आर्य जाति या आर्य प्रजाति के लोगों को माना जाता है। आर्य प्रजाति के लोग की उपस्थिति वैदिक काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है। और जो आर्य है, आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में एक श्रेष्ठ जाति या एक श्रेष्ठ वंश के रूप में किया। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1853 ईस्वी में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने किया था। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने किया था। और जो आपको वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य है, आर्य क्या भारत के रहने वाले थे या कहां के रहने वाले थे, इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। जो प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर की बातों से अधिकतर विद्वान सहमत हैं और सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि आर्य मध्य एशिया के ही रहने वाले थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहीं पर एक भारतीय विद्वान है स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। कहां के? तिब्बत के। आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। भारत के उत्तर में जाइएगा, चीन है, तिब्बत का इलाका है, तिब्बत के रहने वाले थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से ही आर्य लोग भारत आए थे। फिर एक विद्वान है बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम थ्योरी बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो द आर्कटिक होम थ्योरी दिया है, वह सिद्धांत यह कहता है कि आर्य ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इससे ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, यह ध्रुवीय क्षेत्र है। यह आर्कटिक क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र है। तिलक ने जो द आर्कटिक होम सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में तिलक महोदय ने यह कहा कि आर्य ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आए थे। फिर आपको एक विद्वान है गाइल्स कहते हैं कि आर्य हंगरी के रहने वाले थे। हंगरी यूरोप महादेश का एक देश है हंगरी। आर्य हंगरी के रहने वाले थे। गाइल्स कहते हैं यह बात। फिर एक विद्वान है पेनका कहते हैं आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। मतलब अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला जो सबसे मूल ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद और
एक भारतीय विद्वान अविनाश चंद्र दास, आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला, मूल ग्रंथ ऋग्वेद, और एक भारतीय विद्वान अविनाश चंद्र दास, ये दोनों कहते हैं कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। हे बकलोलबी, यहां देखिए मुंह तोड़ देंगे हम, ठीक है, एक चाट मारेंगे ना, होश ठिकाने आ जाएगा। उधर क्या देख रहे हैं, क्या बोले हैं, लेक्चर को सुनिए, समझ गए, सुनिए, चीजों को गौर से सुनिए, समझ गए। अभी आपको लग रहा होगा अभी तो ऐबे किए हैं पटना, तो अभी 5 साल गुजारेंगे तब ना तैयारी करेंगे। ऐसी मानसिकता के साथ अगर जीवन जी रहे हैं तो हमारे पास नहीं आइए पढ़ने के लिए। अगर हमारे पास पढ़ना है तो आप अपनी मानसिकता ऐसा विकास कीजिए कि 2 से 3 साल में नौकरी लेके चले जाना है, समझ गए। इस मानसिकता का विकास कीजिए अपने अंदर, समझ गए। चलिए आइएगा आप, जो ऋग्वेद और अविनाश चंद्र दास हैं, ये दोनों कहते हैं कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। जो आर्य थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है, सप्त सैंधव क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो सप्त सैंधव क्षेत्र 7 नदियों के क्षेत्र को, 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में आएगा, कौन सी 7 नदी? सिंधु, सतलज, राबी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सरस्वती। सरस्वती, यही 7 नदी। यही 7 नदी। ये जो 7 नदियों का क्षेत्र था, इस 7 नदियों के क्षेत्र को ही सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था, सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। तो अविनाश चंद्र दास और ऋग्वेद यह कहता है कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे, यानी 7 नदियों के क्षेत्र के रहने वाले थे। यानी जब आप मानचित्र पर आएंगे, इन नदियों को ढूंढेंगे, तो इन नदियों में एक नदी विलुप्त हो गई है, और जो नदी विलुप्त हो गई है वह सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी को हरियाणा की राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के खोज रही है। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब पर भी ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य नदियां थी, सिंधु, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां भारत के उत्तरी भाग में बहती है। भारत के उत्तरी भाग में लद्दाख, ये लद्दाख है, लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये पंजाब है। इन राज्यों में ही सिंधु, सतलज, राबी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सभी नदियां बहती है। ये सभी नदियां बहती है। सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, राबी है, ब्यास है, सतलज है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत के उत्तरी भाग में सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज नदी बहती है। मतलब जो आर्य थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे, मतलब इस क्षेत्र के रहने वाले थे।
इस क्षेत्र के रहने वाले थे। और आप याद कीजिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को हाल फिलहाल में पढ़ाए हैं, 2-3 दिन 4 दिन हुआ होगा। हुआ क्या है? एको दिन नहीं हुआ है। आज ये तो खत्म हुआ है रिवीजन करवा करके। क्या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के इस भाग में था? हां या ना में जब है? हां ना? हां। मतलब कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि आर्य लोग आक्रमण किए होंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विनाश किए होंगे और उसी की सभ्यता के स्थान पर एक नई सभ्यता का विकास कर दिया। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं, आप याद कीजिए गार्डन चाइल्ड को, मार्टिमर व्हीलर को। गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। तो कहीं ना कहीं संकेत विद्वान को मिलता है, तब ना विद्वान कोई बात कहते हैं। बिना संकेत मिले विद्वान कोई बात थोड़ी कह देते हैं। कुछ ना कुछ तो मिलता हो, कुछ ना कुछ क्लू मिलता होगा ना जी। तो मतलब यह साबित हो रहा है कि आर्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहते थे, लेकिन यहां पर, यहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रोकते हैं हम आपको। जो आर्य थे आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला जो मूल ग्रंथ ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद और एगो ईरान का मूल ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद भारत के संदर्भ में आर्यों का मूल ग्रंथ था, वैसे ही ईरान का एक मूल ग्रंथ था। और ईरान का जो मूल ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था आपको जैंद अवेस्ता। रेड कलर नहीं दिखाई देता है वो? नहीं ना? फिर भी समझिए नहीं क्या होगा। ईरान का मूल ग्रंथ जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता। जानते हैं जो बात ऋग्वेद में है ना, वो बात जैंद अवेस्ता में भी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ऋग्वेद और जैंद अवेस्ता में कॉमन है, कॉमन है। जैसे कुछ प्रथाएं, कुछ देवी देवता जिसकी चर्चा ऋग्वेद में भी है, जैंद अवेस्ता में भी है। इसी बात को लेकर प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया, मध्य एशिया, ये मध्य एशिया है, मध्य एशिया से, यहां पे ईरान है, ईरान है यहां पे, मध्य एशिया से ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत आए थे। तो ईरान के मूल ग्रंथ जैंद अवेस्ता और ऋग्वेद में कई सारी बातें एक समान है, जिस आधार पर विद्वान इस बात से ज्यादा सहमत है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। और जो आर्य लोग थे, आर्य लोग पशुचारक थे, पशुचारक, पशुचारक। आर्य लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन गौधन, गौधन, गाय, गाय, गाय उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। सब चीज गाय था। जैसे आज सब चीज रुपया है, रुपया है सब चीज। जितना रुपया उतना धन माना, उतना आपके पास सब चीज। लेकिन आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गौधन, गाय। आर्य लोग गाय को लेकर युद्ध लड़ते थे, गाय को लेकर युद्ध लड़ते थे। और गाय को चारा चाहिए, चारा।
हरी भरी घास चाहिए। और गाय शहर में पाला जाएगा, मुसल्लफपुर हाट में, बोरिंग रोड में, गांधी मैदान में, ग्रामीण क्षेत्र में। कहां? ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में मतलब समझिएगा कुछ चीजों को। आर्य पशुचारक थे, चारागाह की खोज में भटकते रहते थे। भटकते रहते थे, चारागाह की खोज में भटकते रहते थे। आर्य भटकते भटकते भारत पहुंच गए और भारत में रुक गए। भारत में बड़ी चारागाह था, बहुत चारागाह था। आर्य को लगा इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकता है, यहां पे अब रुक जाते हैं। और आर्यों के रुकने का कारण लोहा है, लोहा। ठीक है, ये तो ऐसे बोल दिए, जो बात पहले बोले थे वो ऐसे ही बोले, लेकिन मूल कारण है आर्यों के रुकने का भारत में लोहा। लोहा की खोज, लोहा की खोज मानव सभ्यता में एक क्रांति लाया। मानव सभ्यता में एक क्रांति लाया लोहा की खोज। लोहा की खोज मानव सभ्यता में एक बड़ी क्रांति लाई है। तो आर्य सभ्यता के दौरान, आर्य यानी वैदिक सभ्यता के दौरान लोहा की खोज हो गई थी, जिस कारण आर्य भारत में रुक गए थे। तो आर्य पशुचारक थे, चारागाह की खोज में भारत आए। गाय उनके लिए महत्वपूर्ण पशु था, पवित्र पशु था। आर्य द्वारा जो विकसित सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण ग्रामीण। और अब हम लोग पुनः निवास स्थान पर आते हैं। तो मूलतः हमको मानना क्या है कि आर्य कहां के रहने वाले थे? मूलतः हमको मानना है आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे ऋग्वेद के अनुसार आर्य कहां के रहने वाले थे? सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। लिखना शुरू कीजिए। वैदिक सभ्यता, फैन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपके कहने से चलेगा। गर्मी लगेगा, कपड़ा खोल लीजिए आप, गर्मी लगेगा। ठीक है, बीमार पड़ जाइएगा, सब नानी याद आ जाएगा, गर्मी लग रहा है इसको। लिखिए। हम तो बोलते हैं, बोलने के बाद शरीर से एनर्जी निकलता है, ठीक है, हीट निकलता है, इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा गर्मी लगता है तो हम चला दिया। मोटका पहन के आए हुए हैं, बहुते मोटा है, समझ। इतना गर्म करता है नहीं, समझे। सिंगल पहने हुए हैं, कुछ नया अंदर में। लिखिए, लिखिए, चला दीजिए, नानी याद दिला देंगे हम। लिखिए सीधा, नोटंकी मत बतियाइए। हड़प्पा सभ्यता, अरे लिखिए ना महाराज। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए ना, याद आ गया, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, भूल जाएंगे, इसलिए जो है इसको लिख ही लीजिए, इसको समझ लीजिए, समझे। देखिए, आप याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के विषय में बताए थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। हाँ या ना? उसी प्रकार से जो वैदिक सभ्यता का विस्तार था, वैदिक सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी से लेकर, सबसे उत्तर में इन नदियों में सिंधु नदी, सिंधु नदी से लेकर
इधर गंगा यमुना दोआब तक, गंगा यमुना दोआब, दोआब समझते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। आर्य सभ्यता का विस्तार या वैदिक सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी से लेकर, यह सिंधु नदी है, इसको मिटा ही देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। सिंधु नदी है ये, सिंधु नदी लद्दाख में, पाकिस्तान में बहती है। गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। मतलब ये जो क्षेत्र था ना, इसी क्षेत्र में आर्य सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। आर्य लोग सबसे पहले यहीं रहते थे और धीरे धीरे आर्य लोग पूरब बढ़ते गए, दक्षिण बढ़ते गए। धीरे धीरे आर्य सभ्यता का विस्तार पूरे भारतवर्ष में हुआ। और यह जो सतलज से लेकर गंगा यमुना दोआब तक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त, इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता है, ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता है। और जब पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में, भारत को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उत्तर भारत और भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को दो भाग में, कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तर भारत, नीचे दक्षिण भारत। पूरे उत्तर भारत में जब आर्य सभ्यता का विस्तार हो गया तो इसे आर्यावर्त कहा जाने लगा, आर्यावर्त कहा जाने लगा। आर्यावर्त का मतलब उत्तर भारत। और बाद में जाकर ऋषि अगस्त ने दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किया। दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त ने किया। और जब पूरे भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार हो गया ना, तब पूरे भारत को आर्यावर्त कहा जाने लगा। भारत को हम लोग भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं। तो भारत को आर्यावर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यों ने भारत के भीतर मानव सभ्यता को अस्थायी बनाया। हम लोग किसी और के वंशज नहीं हैं, हम लोग आर्यों के वंशज हैं, हम लोग आर्यों के वंशज हैं। हम लोग भारत में रहते हैं, आर्यों के वंशज हैं, इसलिए भी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। समझ गए? तो नीचे सब लिखना प्रारंभ कीजिए। वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ, जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य एक पशुचारक थे। आर्य एक पशुचारक थे।
जो मध्य एशिया होते हुए, जो मध्य एशिया होते हुए, जो मध्य एशिया से, सॉरी, जो मध्य एशिया से ईरान होते हुए, जो मध्य एशिया से ईरान होते हुए, जो मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर, उसी में प्रोफेसर मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। इस बात से अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इस बात से अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इस बात से अधिकांश विद्वान सहमत हैं। मैक्स मूलर ने ही सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने ही सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने ही सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला स्टार मार के लिखिएगा। आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता एक वैदिक सभ्यता थी। सॉरी, आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसी में आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नीचे से निवास स्थान, निवास स्थान, निवास स्थान, निवास स्थान एक नंबर में। नीचे से हेडिंग मारेंगे निवास स्थान और एक नंबर में। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। 2 नंबर में
बाल गंगाधर तिलक ने, 2 नंबर में बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम सिद्धांत देते हुए, बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम सिद्धांत देते हुए, बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम सिद्धांत देते हुए, बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम सिद्धांत देते हुए आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या आर्कटिक क्षेत्र को बतलाया, 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 उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या आर्कटिक क्षेत्र को बतलाया। आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। आगे, पेनका, पे नोक्को संजुक आ, पे आधा नो का, पेनका, पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। आपकी दूसरी बहन कहाँ है? घर गई है। का है? दही चूरा खाने, सामान लाने, एग्जाम है। कौन चीज का एग्जाम? मैट्रिक इंटर का। पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। आगे, गाइल्स, गा ई लोसो संजू, गाइल्स। आगे, गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे, गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे। गाइल्स, गाइल्स, गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे, गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे। आगे, गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा वैदिक सभ्यता को, नीचे से लिखिएगा वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। जिसमें पहला ऋग्वेदिक काल है, जिसमें पहला ऋग्वेदिक काल है, जिसमें पहला ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल है, जिसका कालखंड, जिसमें पहला ऋग्वेदिक काल है, जिसका कालखंड
1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस अवधि के दौरान ही ऋग्वेद की रचना हुई है। इस अवधि के दौरान ही ऋग्वेद की रचना हुई है। जिस कारण इसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। जिस कारण इसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। जिस कारण इसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। इस काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। सॉरी, पूर्व वैदिक काल, सॉरी, इस काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। इस काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस कालखंड तथा आर्यों के विषय में, इस कालखंड, उसी में कंटिन्यू, उसी में, इस कालखंड तथा आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला, आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला मूल ग्रंथ ऋग्वेद है। मूल ग्रंथ ऋग्वेद है। इस कालखंड तथा आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला मूल ग्रंथ, इस कालखंड तथा आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला मूल ग्रंथ ऋग्वेद है, जो यह बताता है कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। जो यह बताता है कि आर्य मूल ग्रंथ ऋग्वेद है, जो यह बताता है कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। सप्त सैंधव का अर्थ, सप्त सैंधव का अर्थ, सप्त सैंधव का अर्थ 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंधव का अर्थ 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंधव का अर्थ 7 नदियों का क्षेत्र होता है। 7 नदियों का क्षेत्र होता है, जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिए। सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज, राबी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सरस्वती। सिंधु, सतलज, राबी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सरस्वती। सरस्वती। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
आर्य सभ्यता का विस्तार मूलतः आर्य सभ्यता का विस्तार मूलतः आर्य सभ्यता का विस्तार मूलतः 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 सिंधु नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक, सिंधु नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक, गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आर्य सभ्यता का विस्तार मूलतः आर्य सभ्यता का विस्तार मूलतः सिंधु नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश, इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश, इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता है। चलिए सुनिए, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आप यहां पे देखिए, आपको तो ऋग्वेदिक काल या पूर्ववेदिक काल हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर वेदिक काल। उत्तर वेदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इस कालखंड के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ये सब लिखा गया है। ये सभी वैदिक साहित्यों से हमें उत्तर वेदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। वैदिक काल का दूसरा भाग, अगला पॉइंट उसी में कैसे, अगला पॉइंट इतना कॉमन सेंस ना है इसी में। वैदिक काल का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि की रचना
हुई है। ये सभी वैदिक साहित्य उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी ये सभी वैदिक साहित्य उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी ये सभी वैदिक साहित्य उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये सभी वैदिक साहित्य उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। जितना बताए थे उतना लिखा दिए, ठीक है। अब सुनिए, शांति बनाइए, नहीं तो देख रहे हैं एक तरफ से डंगा देंगे हम, समझ गए। शांत रहिए। देखिए, एक बात बताते हैं, स्पेशली ये बात उन छात्रों के लिए है जो इस प्रकार का काम करते हैं। यह बात हर छात्र के लिए नहीं है, क्योंकि हर छात्र गलत नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ छात्र गलत निश्चित तौर पर हो सकता है। जो गलती नहीं करते हैं उनके लिए यह बात नहीं है, जो गलती करते हैं उनके लिए यह बात है। घर में मां बहन ना है? मां बहन है कि ना है? अपने मां बहन पर कमेंटबाजी करते हैं, अपने मां बहन को गाली देते हैं। अपने मां बहन को गाली दीजिए, ज्यादा शौक है तो। अपने मां बहन पर कमेंटबाजी कीजिए, ज्यादा शौक है तो। बहन जाएगी तो चिल्लाइएगा, लोग को बताइएगा कि हमारी बहन जा रही है, हमारी बहन को जाइए देखिए। और ऑनलाइन वाले छात्र जो कहते हैं कि सर आपका क्लास तो रेगुलर चलता है, बिट्टू सर का क्लास कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऑनलाइन वाले छात्र कान खोल करके सुन लीजिए। बिट्टू सर के छात्र के क्लास डिस्टर्ब होने का कारण यही सब है। बिट्टू सर गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, समझ गए। लड़की आ रही है तो सीटी बजाएंगे, कहां लिखा हुआ है? आपकी बहन गुजरती है तो आप सीटी बजाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारी बहन जा रही है, सब लोग आइए देखिए, निहारिए उसको। और तब बाद में कहते हैं क्लास नहीं हुआ है। तो ऑफलाइन वाला छात्र जो है बदमाशी करता है, जिस वजह से बिट्टू सर गुस्सा हो जाते हैं और क्लास छोड़ देते हैं, क्लास नहीं होता है। अब ये बात तो हम मैसेज में नहीं लिख सकते हैं कि ऑफलाइन छात्र लड़की पर कमेंटबाजी किया जिस वजह से बिट्टू सर गुस्सा होकर के जो है क्लास नहीं लिए। ये बात तो हम नहीं लिख सकते हैं। एकदम शर्म होता है, कुत्ता का पूछ है, कुत्ता का पूछ। इससे पहले भी समझाए होंगे। कोई भी काम जब करते हैं ना, काम करने से पहले रुक करके सोचिए, हम ये काम कर रहे हैं, अगर यही काम हमारे साथ होता तो हमको अच्छा लगेगा? आपकी बहन पर कमेंटबाजी आपके सामने करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपकी बहन पर कोई कमेंटबाजी करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको एकदम खुली छूट देते हैं, आप खूब कमेंटबाजी कीजिए। और जो इस प्रकार का काम करते हैं, क्लास डिस्टर्ब होता है, स्टूडेंट का बद्दुआ लगेगा, बद्दुआ। आपके अपने दोस्त का बद्दुआ लगेगा, टीचर का बद्दुआ लगेगा, समझ गए। 3 लोग, मां, पिताजी और आपके शिक्षक या मार्गदर्शक,
कभी नहीं बद्दुआ देने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कीजिएगा, मां बाप को रुलाइएगा, टीचर के क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा। एक टीचर के लिए सब चीज क्लास होता है उसका, उसके क्लास को आप डिस्टर्ब कीजिएगा, बद्दुआ देगा, वो कभी दुआ नहीं कर सकता है। और इतना छात्र आता है हजारों की संख्या में, ऑफलाइन ऑनलाइन, क्लास नहीं होता, वो भी बद्दुआ देगा। ऑनलाइन वाले लोग हमको कुछ मत कहिएगा, ऑफलाइन वाला लोग को बद्दुआ दीजिए आप, जो इस प्रकार का काम करता है, कहिए उसको नौकरी नहीं हो। समझ गए? और एक बात समझ लीजिए आप, दुआ जल्दी काम नहीं आता है, अब बद्दुआ तुरंत काम आ जाता है। गलत चीज हैबिट में तुरंत आ जाएगा, सही चीज हैबिट में तुरंत नहीं आ पाता है। तो बिट्टू सर के जो क्लास डिस्टर्ब होते हैं उसमें ऑफलाइन छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे से अगर कैमरा तो लगा हुआ है, आगे से अगर इस प्रकार का चीज हुआ, खोज करके पाया में बांध देंगे। देख रहे पाया है ना, अब पाया में बांध देंगे, इतना मारेंगे ना, पूरे पटना में कोई हॉस्पिटल भर्ती नहीं लेगा। समझ गए? और नौकरी नहीं होने देंगे। ऐसा ऐसा केस चढ़वा देंगे ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और एक बार अगर केस हो गया ना, सरकारी नौकरी नहीं हो सकता। कैरेक्टर खराब हो गया, सरकारी नौकरी नहीं होगा। अगर लड़की पर कमेंटबाजी करते हुए करने वाला कोई भी शिकायत हमारे पास आ गया, आपके थाना से आपके ऊपर एफआईआर करवाएंगे लड़की के हरासमेंट का। समझ गए? और ऐसा ऐसा धारा लगवाएंगे ना, सब थाना में अपना विद्यार्थी है, और उस विद्यार्थी से ही आपके कैरियर को हम बर्बाद कर देंगे। और नहीं तो सचेत हो जाइए, एकदम ये धमकी है मेरा। आपको जिस रूप में इसको स्वीकार करना है, आप उस रूप में स्वीकार कीजिए। खुले आम धमकी है ये मेरा। आप कमेंटबाजी करके अब दिखाइए। जितना प्यार से पढ़ाते हैं ना, पढ़िए आराम से, और नोटंकी मत बतियाइए ज्यादा। कुत्ता का पूंछ मत बनिए कि कितना भी सीधा कर दे तो टेढ़े हो जाए। तो अगर इस कुत्ता का पूंछ वाला हाल है, क्लास आना छोड़ दीजिए आप। हमको नहीं चाहिए आप जैसे छात्रों की, हमको आपके जैसे छात्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आइए। अब देखिएगा, जो ऋग्वेद है, यह बात तो आपका स्पष्ट हो गया कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वे नदियों के पास रहते थे, नदियों के पास रहते थे, सिंधु सतलज। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अलग अलग स्रोत अलग अलग बात कहता है, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद में कुल 25 नदी का उल्लेख है, 25 नदी का उल्लेख है। 25 नदी का उल्लेख है। सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब, गंगा, यमुना, इन तमाम नदियों का उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जो 25 नदी का उल्लेख है, उस 25 नदी में सबसे अधिक बार जिस नदी का उल्लेख है वह नदी है सिंधु। वह नदी है सिंधु। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। सिंधु नदी का उल्लेख है। वहीं देखिए देवी सरस्वती, जो देवी सरस्वती है, वर्तमान समय में देवी सरस्वती विद्या की देवी है, विद्या की देवी है, विद्या की देवी, विद्या की देवी है। लेकिन पहले देवी सरस्वती विद्या की देवी नहीं हुआ करती थी। पहले देवी सरस्वती नदी की देवी होती थी, नदी की देवी, नदी की देवी होती थी।
वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में देवी सरस्वती नदी की देवी, और उत्तर वैदिक काल में देवी सरस्वती विद्या की देवी, और तब से लेकर आज तक देवी सरस्वती विद्या की देवी ही बनी हुई है। सरस्वती पूजा आने वाला है, सरस्वती जी की पूजा करेंगे हम लोग। तो आपको जो है ऋग्वेद यह कहता है कि सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी, ऋग्वेदिक आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा, सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो ऐसे क्या है? धर्मशाला है? सुनो तुम, इधर क्या है? धर्मशाला है? मन में आया बैठ करके। अरे सुनो ना तुम, हम तुमको जो बोल रहे हैं सुनो तुम। धर्मशाला है कि क्या है? क्लासरूम ना है? क्लासरूम में कौन पढ़ाता है? हम ना पढ़ाते हैं। तुम हमसे पूछेगा ना पहले कि अपने मन से आएगा जाएगा? नौटंकी बतियाता है तुम। जो भागो। नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में माता। देवीतमा देवियों में माता। मातेतमा माताओं में माता। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगा की चर्चा एक बार है, यमुना की चर्चा 3 बार है। फिर ऋग्वेद में जो ये नदियां हैं, सिंधु, ऋग्वेद में सिंधु के लिए सिंधु शब्द नहीं आया है। ऋग्वेद में सिंधु के लिए शत्रुदी शब्द आया है। शत्रुदी शब्द, सॉरी सिंधु के लिए सॉरी एक मिनट सॉरी। ऋग्वेद में सिंधु के लिए सिंधु शब्द आया है, और वर्तमान में इंडस कहा जाता है। इंडस क्या कहा जाता है? इंडस। सतलज के लिए ऋग्वेद में शत्रुदी शब्द आया है। सतलज के लिए ऋग्वेद में शत्रुदी। राबी के लिए परुष्णी। व्यास के लिए विपासा। सरस्वती तो विलुप्त हो गई है, सरस्वती के लिए सरस्वती शब्द ही था। झेलम के लिए वितास्ता। चिनाब के लिए आस्किनी। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में झेलम के लिए वितास्ता, चिनाब के लिए आस्किनी, व्यास के लिए विपासा, राबी के लिए परुष्णी, शत्रुदी के लिए सतलज। ऋग्वेद में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। नीचे से अगला पॉइंट में ऋग्वेद में कुल ऋग्वेद में कुल 25 नदी, नदियों लिखिए, नदी नहीं, नदियों, सॉरी नदियों। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है।
जिसमें सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। वहीं ऋग्वेदिक आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। फुल स्टॉप। सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में नदीतमा, कौष्ट में नदियों में माता। सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में नदीतमा, कौष्ट में नदियों में माता। कोमा, कोष्ठबंद कोमा। देवितमा, कौष्ट में देवियों में माता। कौष्ट में देवियों में माता। कोमा, मातेत्मा, कौष्ट में माताओं में माता। कहा गया है। नीचे से स्टार मार के। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा, एक बार और यमुना की चर्चा 3 बार, और यमुना नदी की चर्चा 3 बार। देखने को मिलती है। आगे आधुनिक, 2 कॉलम बनाइएगा। आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। ठीक है, 2 कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिए आधुनिक नाम, दूसरे में प्राचीन नाम। है? हाँ, क्या उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख है लेकिन कितना बार है इसका कोई जिक्र नहीं है। आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। आधुनिक नाम में लिखिए रावी, प्राचीन नाम परुष्णी। लिखा होगा बोर्ड पे कहीं। बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है। आधुनिक नाम रावी, प्राचीन नाम परुष्णी।
आधुनिक नाम व्यास, व्यास, व्यास। प्राचीन नाम विपाशा, आधुनिक नाम व्यास, प्राचीन नाम विपाशा। सतलज, आधुनिक नाम सतलज, आधुनिक नाम सतलज। प्राचीन नाम शत्रुदी, शत्रुदी। आधुनिक नाम झेलम, आधुनिक नाम झेलम। प्राचीन नाम बितास्ता, बितास्ता। आधुनिक नाम चेनाब, प्राचीन नाम आस्किनी, प्राचीन नाम आस्किनी, प्राचीन नाम आस्किनी। आधुनिक नाम इंडस, इंडस, इंडस। अरे लिखिए ना महाराज जो लिखा रहे हैं। आधुनिक नाम इंडस, प्राचीन नाम सिंधु। चलिए, बात क्लियर है? इतना इतना पढ़िए 1 मिनट में। और कल के क्लास के विषय में बिट्टू सर बोले हैं होगा आपका क्लास, ठीक है? ठीक है ना? तो होना चाहिए, समझ गए, होना चाहिए। और फिर जो है आप टेलीग्राम पर जो है सूचना देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे सूचना देख करके आप क्लास आइएगा कल। टेलीग्राम पे सूचना देख करके 5 बजे से आपका क्लास है, उससे पहले सूचना दे दिया जाएगा। और क्लास होना चाहिए, कल होगा। बिट्टू सर का क्लास होगा, आपके क्लास में क्लास होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी आप सूचना देख लीजिएगा। और आज 9 बजे से यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, पता है ना? हाँ, तो सबको कर लेना है, उस क्लास को एकदम कर लेना है। उसका एक कॉपी क्या बनाना है? इतिहास करवा रहे हैं, इतिहास का कॉपी है ना, जिस चैप्टर का होगा, ठीक है? अभी तो आप लोग को शुरुए किए हैं, ठीक है? तो आप एक कॉपी ही बना लीजिएगा, ठीक है? एक कॉपी ही बना लीजिएगा प्रीवियस ईयर। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, अपना टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा पीडीएफ, उसको जमा करते जाइएगा। प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत काम आएगा, ठीक है? 9 बजे से है, कीजिएगा। अब एगो बात और, आपके बैच में इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले पॉलिटी पढ़ाए थे ना? पॉलिटी में जो है ऑब्जेक्टिव हम आपको नागरिकता तक करवाए हुए थे। मौलिक अधिकार से हम आपको नागरिकता नहीं करवाए हैं। मौलिक अधिकार से नागरिकता नहीं करवाए हैं ना? मौलिक अधिकार से क्वेश्चन नहीं करवाए हैं ना? है? अरे हाँ या ना बोलिए ना, नहीं करवाए हैं। तो शाम में 7 से 9 वाला बैच में जो है आपको मौलिक अधिकार का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं। एप्लीकेशन पर कल शाम तक डाला जाएगा, ठीक है? कहां पे डलाएगा, आप कैसे देख पाइएगा? आपको परचेज उर्चेज करने की जरूरत ना है। ये नहीं कि परचेज करना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी जानकारी जो है आपको टेलीग्राम पर लिख करके भेज देंगे। एप्लीकेशन के किस सेक्शन में जाकर के आप फ्री में पॉलिटी का मौलिक अधिकार से आगे के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। मौलिक अधिकार तथा उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कशन को देख सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ, तो आज जो है 7:30 बजे से उसमें मेरा क्लास है। उसमें आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक क्लास में खत्म हो जाएगा। 50-60 गो क्वेश्चन होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? तो उसमें तो क्लास पता नहीं कैसे लाइव करेगा, ये सब कि कहां होगा नहीं होगा हमको स्वयं नहीं पता है। बस हमको तो इतना पता रहता है कि हम पढ़ा देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ होने पता रहता है। तो आज तो सोमवार तक जो है मौलिक अधिकार का दे देंगे, सूचना दे देंगे। आप जाकर के देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार से पहले तो क्लास में करवाए हैं ना जी, नागरिकता तक क्लास में करवाए हो, जहां तक हमें याद है करवाए हैं ना। मौलिक अधिकार से आगे का एप्लीकेशन संस्थान के एप्लीकेशन पर, संस्थान का एप्लीकेशन है, जानते हैं कि नहीं जानते? संस्थान का एप्लीकेशन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से है ना।
उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, और वहां पर जिस सेक्शन में बोलेंगे जाकर के आप अपना मौलिक अधिकार से आगे को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को पॉलिटी में आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद जो है अभी इतिहास पढ़िए आप, ठीक है, इतिहास पढ़िए आप, और पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। और आगे जो है हम देखते हैं, हम टाइम निकालते हैं, आपके बैच में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव आप लेकर के याद कर लीजिएगा, और हम टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल करके जो है इतिहास के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम आपको कर देंगे। इतिहास के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे, पॉलिटी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे, समझ गए। तो सब चीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास में आप सिर्फ थ्योरी पढ़िए, बाद में आपका सिलेबस खत्म होते होते आपको ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन का वीडियो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे संस्थान के एप्लीकेशन चैनल पर। उसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, चाहे ऑनलाइन छात्र है या ऑफलाइन छात्र है, उसके लिए अलग से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो चीज आपको जो है एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आपको। बात क्लियर है? हाँ, तो आराम से जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाइए, जैसे जैसे करवा रहे हैं करते जाइए, समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमको निकलने दीजिए, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। लड़की लोग को जगह दे दीजिएगा, लड़की लोग निकल जाइए, लड़का लोग बैठे रहिए, लड़का लोग जगह दे दीजिएगा। याद नहीं कर पाए हो? अच्छा याद कर लीजिए ना, है जा रहे हैं आप लोग, याद कर लीजिए ना, पढ़े थे इसको, पढ़ लिए, एक बार बताइए तो याद करते हैं, 2 मिनट में याद हो जाएगा, पूरा क्लास ठीक हो जाएगा तब। ठीक है, 2 मिनट में याद कर लीजिए। टेलीग्राम का क्या नाम है बोलिए इसको? हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैक्स मूलर। किसने? आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। और इसके बाद जो है आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी? ग्रामीण। कैसी? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा। आर्यों के विषय में जानकारी किस साहित्य से मिलती है? वैदिक साहित्य। आर्यों के विषय में जानकारी किस साहित्य से? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक। तो आर्यों के विषय में जानकारी किस साहित्य से मिलती है? वैदिक साहित्य। आर्यों के विषय में जानकारी किस साहित्य से? वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांट? कौन कौन? ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक काल कब से कब? उत्तर वैदिक काल। चलिए, सतलज से लेकर गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवत प्रदेश। ब्रह्मवत प्रदेश। ब्रह्मवत प्रदेश। सतलज नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्र को क्या कहा? आर्यों की अगर हम बात करें तो किस क्षेत्र में वो सबसे पहले रहे थे? ब्रह्मवत। ब्रह्मवत प्रदेश। ब्रह्मवत प्रदेश। और आर्य कहां के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे? ऋग्वेद और ईरान के किस मूल ग्रंथ में समानता है? जैन अवेस्त। नहीं लिखा है, नहीं बा, नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिए, तो नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा। पॉलिटी का क्लास लगा दीजिएगा 7:15 बजे से, जाएंगे तुरंत आ जाएंगे, चाय पी करके तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। फिर 9 बजे से भी क्लास है, ठीक है। और आगे जो है एगो बात और बता देते हैं, जैसे अभी प्रीवियस ईयर लेकर के आए हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर लगातार चलता रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री खत्म होगा, ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी खत्म होगा, फिर पॉलिटी आएगा। इसके बाद जो है जब यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इस सब का क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा ना, तब एसएससी का क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे, तब फिर रेलवे का क्वेश्चन बैंक लेकर के आएंगे। ये सब चलता रहेगा। अब ये हमेशा के लिए हो गया, एकदम रोटेट करता रहेगा। और आगे जो है एक प्लान बना रहे हैं करेंट अफेयर। रविवार को एक क्लास जो है करेंट अफेयर का देंगे सभी बच्चों के लिए, समझ गए? रविवार के लिए
और बहुत जल्दी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, इस पर काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए ना। देखिए, आप, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके विषय में नहीं सोचते हैं, हम लोग भी आपके विषय में सोचते हैं। देखिए, आप ही से हम लोगों का सब चीज चलता है। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपका अगर रिजल्ट नहीं होगा तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप थोड़े कहिएगा कि जाइए रोशन आनंद के पास पढ़ने के लिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपसे परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा, तो जब आपसे बनेगा तो आपसे कोई पूछेगा कि कहां पढ़े जीएस, तो आप तो कहिएगा जाइए रोशन आनंद के पास पढ़ने के लिए या ज्ञान बिंदु जाइए पढ़ने के लिए। तो आपके रिजल्ट से हमें भी मतलब है, क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को हम लोग समझते हैं, समझ गए। और हम लोग आपके लिए ही काम करते हैं। और एगो बात ध्यान में रखिएगा कि देखिए, आप फाउंडेशन बैच के छात्र हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा फाउंडेशन, बहुत ज्यादा चीज नहीं, हम नहीं देना चाहते हैं। देखिए, आप कुछ चीज को समझिए। आप कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़िए, और आपको अगर नहीं पढ़ने का आदत है ना, आप कुछ दिन तक सिर्फ 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा का रूटीन बनाइए। जब 1 घंटा पढ़ने का आदत लग जाएगा तब 2 घंटा का आदत बनाइएगा, तब 3 घंटा, तब 4 घंटा, तब 5 घंटा। अब इन्हें पढ़ने का आदत एकदम नहीं है, रूटीन बना लिया 8 घंटा का, कभी होगा? इसको ऐसे समझिए, हमारा औकात है 1 लाख रुपया महीना कमाने का, और हम सोच लेंगे कि 10 करोड़ रुपया पर महीना कमाए। 1 लाख 10 करोड़ में कितना का अंतर है? कभी पॉसिबल है? लेकिन अगर हमारा इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ है और हम सोचेंगे कि 1,25,000 कैसे कमाने लगे, तो ये आराम से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? यानी 8 घंटा मेहनत करते हैं, 10 घंटा कर देंगे, 1,25,000 रुपया कमाने लगेंगे। तो अगर आदत नहीं है पढ़ने का, तो 1 घंटा का आदत बनाइए पढ़ने का। 1 घंटा का जब बन जाएगा तो 2 घंटा का आदत बनाइएगा, 3 घंटा का आदत बनाइएगा। और फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं, कम से कम 5 घंटा पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। सेल्फ स्टडी, 5 घंटा पढ़ने का मतलब 5 घंटा सेल्फ स्टडी, स्वयं से, उसमें मोबाइल फोइल से ना। सेल्फ स्टडी में कॉपी किताब स्टडी मटेरियल से। सेल्फ स्टडी का मतलब यह होता है, देखिए हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। विद्यार्थी तो सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन में रहता है कि उसको पढ़ना क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थी के साथ यही है कि पढ़ना क्या है। आपके कंफ्यूजन को हम पूरा क्लियर करते हैं। आप मेरे पास पढ़ते हैं, हम पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। देखिए, एक तो पहली बात, फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं, 6 दिन क्लास होता है। आपको सबसे पहले 7 दिन सप्ताह में होता है, 6.5 दिन पढ़ना है, आधा दिन नहीं पढ़ना है। आधा दिन मस्ती करना है, जो भी करना है अपना करना है। आधा दिन में सिनेमा देखना है, घूमना है, जो भी करना है अपना करना है, ठीक है। 6.5 दिन पढ़ना है, 6 दिन क्लास। जब 6 दिन क्लास हो तो क्लास के दौरान आप, कोई हो सकता है सिर्फ जीएस पढ़ रहे होंगे, कोई हो सकता है जीएस मैथ पढ़ रहे होंगे, कोई हो सकता है जीएस मैथ रीजनिंग तीनों पढ़ रहे होंगे। तो आप डेली बेसिस पर जो क्लास करते हैं, जहां भी क्लास करते हैं, जो भी पढ़ते हैं आप, हम ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ जीएस ही पढ़िए ना, एकदम नहीं। आप डेली बेसिस पर जो भी क्लास करते हैं, पहला काम आपका यह होना चाहिए कि क्लास में जो टीचर पढ़ाया है, मैथ में टीचर ने जो पढ़ाया है, रीजनिंग में टीचर ने जो पढ़ाया है, जीएस में टीचर ने जो पढ़ाया है, इन तीनों चीजों का सेम डेट में रिवीजन करना है। आज जितना टीचर पढ़ाया है उतना का रिवीजन, उतना मैथ का रिवीजन, उतना रीजनिंग का रिवीजन, उतना जीएस का रिवीजन आज का आज करना है। बासी नहीं जाने देना है, चाहे धरती पलट जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाए, सेम डे में पढ़ना है। पहला चीज आप अपने भीतर इसका विकास कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप हमसे जीएस पढ़ते हैं, जीएस में आप कहिएगा कि हम
आप जो पढ़ाते, हम जो पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने के अलावा जो आपको और टाइम बचता है, उस टाइम में क्या करें? संस्थान का टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से। संस्थान में डेली टेस्ट सीरीज चलता है सोमवार से शुक्रवार। प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन और उसका डिस्कशन होता है। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन 10 से 12 पेज में लिखाता है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन डेली बेसिस पर भेजते हैं। अगर आपको जीएस को बेहतर बनाना है तो आप क्लास के अलावा उस डेली टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन निकालिए, उसका आंसर देखिए, उसका डिस्कशन निकालिए टेलीग्राम से, उसको कॉपी पर लिखिए। आप फाउंडेशन बैच के छात्र हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप लिखिए, उसको लिख करके याद कीजिए, या फोटोकॉपी के दुकान से उसको निकाल लीजिए और उसको याद कीजिए। जीएस में सिर्फ आपको इतना करना है। क्लास में जो पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पे उसको करना है। संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डेली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर जो डिस्कशन दिया जाता है उसको डेली बेसिस पर निकाल कर करना है, याद करना है उसको। भले हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है, फिजिक्स बिट्टू सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी का, कोई दिक्कत नहीं है। ले लेना है, याद करना है, एकदम पागल की तरह याद करना है। समझ में आए नहीं आए याद करना है। और जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते जाइएगा समझ में आता जाएगा, तब अभी जो आप पढ़िएगा उस डिस्कशन को जब क्लास में आप आइएगा ना तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो जीएस में क्लास में जितना करवाते हैं उसके अलावा संस्थान के डेली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को करना। इसके अलावा जीएस में आपको कुछ नहीं करना है। जीएस का 100% सॉल्यूशन यही है। हम आपको बताते हैं जीएस आधारित हर परीक्षा में आप बेहतर करके निश्चित तौर पर आएंगे। आप मात्र कुछ दिन इसको फॉलो कीजिए ना, डेली टेस्ट सीरीज और क्लास 1 महीना फॉलो कीजिए और तरीका से फॉलो कीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप फॉलो कीजिए। और उसको याद करने में, आप न्यू एस्पिरेंट है, उसको याद करने में, 10 से 12 पेज याद करने में आपको कम से कम 3 घंटा लगेगा, कम से कम 3 घंटा। तो 3 घंटा लगेगा। क्लास का रिवीजन 1 घंटा, 3 1 4 घंटा। मैथ रीजनिंग का भी रिवीजन में 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, 6 घंटा। आपको 6 घंटा तो पढ़ना है। 6 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी कर लिए तो आपका जीवन सफल है, आप बहुत बेहतर विद्यार्थी हैं, समझ गए? तो 6 घंटा आप पढ़िए, ताली नहीं बजाना है, पढ़ना है, समझ गए? तो 6 घंटा आप पढ़िए। बात समझ में आया? कैसे करना है ये समझ में आया? जीएस में क्या करना है ये समझ में आया? आपको ना लुसेंट पढ़ना है, ना घटना चक्र पढ़ना है, ना क्राउन पढ़ना है, कुछ नहीं आपको पढ़ना है। आप सिर्फ कॉपी पढ़िए ना। और आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप पलट करके आप पॉलिटी पढ़े हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर बनाए थे आप लोग। अब पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं बनता है, बनता है ना। तो आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बनता जा रहा है ना, समझ गए? तो ये चीज है। तो जीएस में संस्थान और डेली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा चीज कुछ नहीं। और बहुत ज्यादा अगर आप कंफ्यूज में होइएगा ना तो विद्वान जो लोग होता है, जो ज्यादा कंफ्यूजन में होता है, वो रोड पे घूमता है। 72 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 72 बार पढ़े, मतलब 72 जगह मुंह मारने से बेहतर है जितना बता रहे हैं उसको आप 72 बार कीजिए, ज्यादा बेटर है आपके लिए। आशा करते हैं आप समझे होंगे जो हमने आपको समझाया है। धन्यवाद सभी लोगों का। नोट दे करके, ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता देखने को मिलती है। ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैन अवेस्ता में, ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैन अवेस्ता में, ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता देखने को मिलता है। ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता देखने को मिलता है। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। अब इससे आगे अगले क्लास में लड़की लोग निकल जाइए, हम निकल रहे हैं, फिर लड़की लोग निकल जाइएगा। लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा।
ठीक है, कैमरा लगा हुआ, हम जाते हैं, देखेंगे केबिन में बैठ करके।